हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यानी कि संविधान के भाग 6 का टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं मंत्रिपरिषद। सबसे पहले आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। वहीं आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। इसमें एक शर्त यह है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना उनके लिए अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद जिसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद एक वृहत निकाय है, यानी कि वाइडर बॉडी है। इसमें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कृत्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा होता है और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल एक छोटा यानी कि लघु निकाय है, जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल एक निकाय के रूप में सरकार के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जल्दी और प्रायः सप्ताह में एक बार बैठक अवश्य करता है, अतः इसके सामूहिक कृत्य हैं। ये व्यवहार में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और इसलिए ये मंत्रिपरिषद की ओर से कार्य करता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वहीं अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। व्यवहार में प्रधानमंत्री का चयन उस दल द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, फिर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है उसी व्यक्ति को करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करता है। जैसे कि अगर उसको बहुमत ना प्राप्त हो तो वो किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है आप अपना बहुमत सिद्ध करें और प्रधानमंत्री बने। यद्यपि संविधान के अनुसार भारत में संसद के किसी भी सदन का प्रधानमंत्री हो सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है वो संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का व्यक्ति हो सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले यही योग्यता होनी चाहिए कि वे भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो और संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। सबसे पहले कि मंत्रिपरिषद का निर्माण।
अपने साथियों को चुनने में प्रधानमंत्री को पर्याप्त छूट रहती है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होगा। प्रधानमंत्री यदि चाहे तो अपने राजनीतिक दल और संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। यानी कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है वो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर होता है कि वे मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल करे और कौन कौन मंत्री होगा। अगर वे चाहे तो किसी राजनीतिक दल या संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, यानी कि जो व्यक्ति मंत्री होता है उसे कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए, उसमें अदल बदल भी किया जा सकता है बंटवारा करने में। प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है तथा साधारणतः इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार चाहे और जब चाहे विभागों में परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिपरिषद का अंत भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों को विभागों में बंटवारा करता है और साधारणतः इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है और प्रधानमंत्री जिस प्रकार चाहे उस प्रकार विभागों में परिवर्तन कर सकता है। और मंत्रिपरिषद का अंत भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर होता है। और संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है। मंत्रिपरिषद में जो कार्यों का संचालन होता है वे भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों को सभापति और मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद में व्यवहार में सामान्यतया प्रधानमंत्री की परामर्श ही निर्णायक होता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इसका उद्देश्य उसके द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिए जा सकते हैं और मंत्रियों के विभागों तथा कार्यों में हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से परिचित कराता है और वहीं राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता भी है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श को पूर्णतः गुप्त ही रखा जाता है। विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है बल्कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। उपाधियां प्रदान करना। राष्ट्रीय सेवा के उपलब्ध में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों और सम्मान की जो व्यवस्था की गई है व्यवहार में वे उपाधियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती हैं किसी व्यक्ति को। शासन का प्रमुख प्रवक्ता। संसद, देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता प्रधानमंत्री ही होता है। आम चुनाव। प्रधानमंत्री का चुनाव। जिस बात ने प्रधानमंत्री की स्थिति को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है वे है कि भारत में भी अपवाद स्वरूप स्थिति को छोड़कर सामान्यतः आम चुनाव प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। अब हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री अभी तक कौन कौन हुए हैं। सबसे पहले 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक था। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जो 1964 में कार्यवाहक रूप में बने थे। थर्ड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
ये 1964 से 6 तक रहे, 2 साल तक। उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा जी आए, जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में फिर 1966 में प्रधानमंत्री का पद संभाला। उसके बाद 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी सरकार आई, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी नियुक्त की गई। सिक्स नंबर के मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा। 7 नंबर के चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 1979 से 80 तक था। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, जो कि 8 नंबर की फिर बनी थी। इनका कार्यकाल 1980 से 84 तक रहा। राजीव गांधी 1984 से 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका कार्यकाल 1989 से 1990 तक रहा। उसके बाद चंद्रशेखर जी, जिनका कार्यकाल 1990 से 1991। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि 1996 में मात्र 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, तो आपका आंसर होगा वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका सबसे कम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा, वो कि 13 दिन का। प्रधानमंत्री अटल बिहारी के बाद HD देवगौड़ा जी बैठे नियुक्त। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 14 नंबर के HD देवगौड़ा जी नियुक्त किए गए प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिनका कार्यकाल 1996 से 1997 तक रहा। उसके बाद 15 नंबर के इंद्र कुमार गुजराल, इनका कार्यकाल 1997 से 1998। उसके बाद फिर अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, नियुक्त हुए, जिनका कार्यकाल 1998 से 2004 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका 2004 से 2014 तक कार्यकाल रहा। और 2014 के बाद 18 नंबर के नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 2014 से अभी तक है, वर्तमान समय में जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। हम देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 74 यानी कि मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। ये थे प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद। प्रधानमंत्री कार्यालय के निम्नलिखित कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री के सरकार के प्रमुख के रूप में उसकी समस्त जिम्मेदारियों में सहायता करना, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करना। प्रधानमंत्री की योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में सहायता करना प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के द्वारा जनसंपर्कों जैसे कि प्रेस और आम जनता के साथ संबंधों की देखभाल करना, उन सभी संदर्भों को देखना जो नियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पास आते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियमानुसार आदेशित मामलों की जांच में सहयोग करना। राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं विदेशी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री के विचार स्रोत के रूप में कार्य करना। प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यों के संबंध में 2 बातें ध्यान देने के योग्य हैं। ये केंद्र सरकार की एक अवशोषित उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये उन सभी
ऐसे मामलों को देखता है जो किसी मंत्रालय या विभागों को नहीं दिए गए हों। अब हम संरचना देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख प्रधान सचिव होता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है उसका राजनीतिक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है और प्रशासनिक प्रमुख प्रधान सचिव होता है। उन कार्मिकों को सामान्यतः लोक सेवा से ही लिया जाता है और निश्चित समयावधि के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्मिकों का दर्जा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के समयावधि के समक्ष ही होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो कि निम्न कार्य करता है। जैसे प्रधानमंत्री के समक्ष सभी महत्वपूर्ण विषय सामग्री और आदेशात या निर्देशात रखना, प्रधानमंत्री को विदेश और देश से जुड़े विभिन्न मामलों पर सलाह देना, प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कार्य की देखभाल करना, कार्यालय के सभी सरकारी फाइलों का निपटान करना, प्रधानमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण शिष्टमंडलों के साथ किए जाने वाले विचार विमर्श से जुड़े से संबंधित नोट या टिप्पणी तैयार करना। ये थे प्रधान सचिव के कार्य। केंद्रीय सचिवालय। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है, जिसमें कैबिनेट मुख्य कार्यकारी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट भारत सरकार के संपूर्ण प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इस कार्य के लिए कैबिनेट की सहायता केंद्रीय सचिवालय करता है। अतः केंद्रीय सचिवालय एक संघीय कैबिनेट के लिए स्टाफ एजेंसी है। यह भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्देशन में कार्य करता है। इसकी भूमिका केंद्र सरकार में उच्च स्तर पर नीति निर्धारण की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करना है। केंद्रीय सचिवालय को कार्य वितरण नियम 1961 के अंतर्गत सरकार में एक विभाग का दर्जा हासिल है। इसका नेतृत्व राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री तथा प्रशासनिक रूप से कैबिनेट सचिव करता है। यह कैबिनेट सचिवालय 1947 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के स्थान पर अस्तित्व में आया। भूमिका और कार्य कैबिनेट सचिवालय के। जैसे यह कैबिनेट की बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है और इसके विचार विमर्श के लिए आवश्यक जानकारी व सामान प्रबंध करता है। यह कैबिनेट व कैबिनेट समितियों के विचारों व निर्णयों का हिसाब रखता है तथा उन्हें संबंधित मंत्रालयों में वितरित करता है। यह कैबिनेट समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभी केंद्रीय मंत्री को केंद्र सरकार की गतिविधियों की जानकारी देता है। यह कार्य नियमों को तैयार करता है, अंतिम रूप देता है और राष्ट्रपति की मंजूरी से केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों के सरकारी कार्यों का वितरण करता है। यह केंद्र सरकार में मुख्य समन्वय समिति का कार्य करता है। इस संबंध में यह मंत्रालयों के बीच विवादों को सुलझाता है। यह संबंधित मंत्रालयों विभागों व अन्य एजेंसियों द्वारा कैबिनेट के निर्णयों को लागू करता है। यह मंत्रियों की नियुक्ति व त्यागपत्र, मंत्रियों को विभागों का वितरण और मंत्रालयों के संगठन व पुनर्संगठन से संबंधित कार्यों को देखता है। अब देखते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय में प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसे आधिकारिक क्रम में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, अतः वह भारत का वरिष्ठतम नागरिक अधिकारी भी है। हालांकि उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। कुछ बिंदु हैं जो कि कैबिनेट सचिव के कार्यों, भूमिका और शक्तियों के प्रमुख आकर्षण हैं। जैसे
ये केंद्रीय प्रशासन में मुख्य समन्वयक है, परंतु इसके पास मंत्रालयों विभागों के ऊपर पर्यवेक्षण का कार्य नहीं है। यह वरिष्ठ चयन परिषद का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव जो कि वरिष्ठ चयन परिषद का अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय सचिवालय की संयुक्त सचिव के लिए अधिकारियों का चयन करता है। यह स्वयं केंद्रीय सचिवालय में सचिव व अतिरिक्त सचिव के पदों के लिए अधिकारियों का चयन करता है। यह प्रशासन के लिए सचिवों की समिति का अध्यक्ष है, जो अंतर मंत्रालयी विवादों को हल करने के लिए गठित होती है। यह मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। यह सभी प्रशासनिक व नीतिगत मामलों में प्रधानमंत्री का सलाहकार है। प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री का स्वयं का सचिवालय तथा सचिव होता है, परंतु कैबिनेट सचिव की भूमिका उनसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने? 6 लोग थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी, जो अपने राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1956 की अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे ये बम्बई राज्य में, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कौन बना? मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह अविभाजित यानी कि उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, जो कि मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री भी बने देश के। बीपी सिंह नरसिम्हा राव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1989 से 1990 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। ये 1971 और 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो कि बाद में 1991-96 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था। नरेंद्र मोदी, जो कि 2001 से 2004 के दौरान लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे तथा 2014 में वे एनडीए सरकार की ओर से देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। उप प्रधानमंत्री का पद, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके संबंध में एक बात यह है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथा संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं है। अभी तक सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947-50, मोरारजी देसाई 1967-69, चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम 1979, चौधरी देवीलाल 1989-91, लालकृष्ण आडवाणी जून 2002 से 1 मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कार्यकाल देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल था 1947 से 1950 तक। मोरारजी देसाई बने, उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल था 1967 से 1969। जगजीवन राम 1979, चरण सिंह 1979, वाई चौहान 1979 से 80, चौधरी देवीलाल 1989 से 1990, लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक।
ये 7 व्यक्ति हैं जो कि उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए थे। इसके बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। सांसद क्षेत्र विकास निधि के बारे में जानते हैं, क्या है ये? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैंड की शुरुआत 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। 1993-94 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब प्रत्येक सांसद को 5 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाती थी, जिसे वर्ष 1994-95 में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई और वर्ष 1998-99 में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनेंगे। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी के समय, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री बनाया गया। चौधरी देवीलाल को 2 बार VP सिंह और चंद्रशेखर के समय उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी के समय उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। भारत में संसद के किसी भी सदन का प्रधानमंत्री हो सकता है। संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में स्वयं अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू यूजर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी जो भी वीडियो आगे अपलोड की जाती हैं आप उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें और जल्द से जल्द देखें। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से फॉलो कीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।